प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास पर चर्चा करेंगे और मैं आपके साथ हूं डॉक्टर अनूप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी अलवर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में शब्द निर्माण के लिए हम 4 तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहला है संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। थोड़ी बहुत प्रारंभिक जानकारी आपको इन चारों प्रक्रियाओं की है। संधि में हम जहाँ 2 शब्दों का मेल कर नया शब्द बनाते हैं, वहीं समास में भी 2 शब्दों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्दांश हैं जिन्हें हम उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दांश जो स्वतंत्र वर्ण भी हो सकते हैं, जो शब्द के आदि में लगते हैं यानी कि शुरुआत में लगते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं और नया शब्द बनाते हैं। जबकि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग और प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता। भाषा में वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। वे किसी सार्थक शब्द के साथ मिलकर नए शब्द के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं और यही उनका महत्व है। तो हिंदी भाषा में इन 4 तरीकों से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं और ये भी आप सब जानते हैं कि किसी भी भाषा में नए शब्दों के निर्माण की जरूरत पड़ती ही रहती है। जैसे जैसे हम विकास की अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विकास और अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो नए शब्दों का निर्माण अवश्यंभावी हो जाता है। ज्ञान विज्ञान की भाषा जब आती है, नई तकनीकी जब आती है, तो भी नए शब्दों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में यह एक सतत प्रक्रिया है और बड़ी एक अच्छी बात है कि हिंदी भाषा में पहले से ही नए शब्दों के निर्माण की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया हमारे यहाँ विद्यमान है। आज हम उन्हीं 4 तरीकों में से एक महत्वपूर्ण जो तरीका है समास, उस पर हम चर्चा करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संक्षेपीकरण। संधि में जहां 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और उसमें ध्वनि परिवर्तन अवश्य होता है और वो इस तरह से मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। जैसे आपने देखा होगा कि विद्यालय एक शब्द है, इसमें 2 शब्दों का योग है, विद्या और आलय, और विद्या और आलय इस तरह से मिल गए कि हमें पता ही नहीं चला कि ये 2 अलग अलग शब्द हैं। ऐसे ही एक शब्द है दिनेश, जिसमें आप दिन और ईश, इन 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना गए दिनेश। आपको दिनेश का उच्चारण करते समय ये नहीं लगेगा कि दिन अलग है और ईश अलग है। तो संधि में ध्वनि परिवर्तन इस तरह से होता है कि जो नया शब्द है वो बिल्कुल स्वतंत्र सा प्रतीत होता है। हम उसमें आसानी से अलग नहीं कर सकते उन 2 शब्दों को। जबकि समास 2 शब्दों का मेल होते हुए भी संधि से थोड़ा भिन्न है। समास में ध्वनि परिवर्तन हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 शब्द साथ साथ भी लिखे जा सकते हैं। 2 शब्दों को जब हम साथ साथ लिखते हैं, उनमें कुछ रूप परिवर्तन भी हो सकता है। स्वतंत्र शब्द भी लिखे जा सकते हैं और वो कुछ परिवर्तन के साथ भी लिखे जा सकते हैं। उनमें संधि हो भी सकती है, संधि नहीं भी हो सकती। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समास किसी फ्रेज के लिए, फ्रेज का अगर यहाँ हिंदी में मैं कहूँ तो पदबंध या वाक्यांश, किसी वाक्यांश या पदबंध के लिए प्रयुक्त होने वाला कोई पद है, एक पद बनता है उसमें, और इसमें हम 2 शब्दों की सहायता लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, हमने हाल ही में
रसोई के लिए घर बनवाया है। तो भाषा में जब हम रसोई के लिए घर का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा ये सहज नहीं लगता। इसके लिए अगर हम ये लिख दें, हमने एक नया रसोई घर बनवाया है, अर्थात रसोई के लिए घर की जगह अगर हम सिर्फ रसोई और घर इन दो शब्दों को साथ साथ लिख दें और एक नया शब्द प्रयोग कर दें रसोई घर, तो ज़्यादा सहज ये भाषा लगेगी। तो ऐसे फ्रेजेस, ऐसे पदबंध जिनके स्थान पर हम कोई नया पद लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। इसीलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ संक्षेप यह सार्थक होता है। हम फैले हुए फ्रेज के लिए, फैले हुए पदबंध के लिए संक्षेप रूप में एक नया पद प्रयुक्त करते हैं। इस नए पद में हमारी हिंदी में जितने भी हम सामासिक पद प्रयोग करते हैं उनमें ज़्यादातर में दो शब्दों का ही प्रयोग होता है। तो इस नए पद में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो दो शब्द जो हैं स्वतंत्र रूप में ऐसे कैसे लिखे जा सकते हैं, संधि के साथ प्रयोग हो सकते हैं या उनमें कुछ रूप परिवर्तन हो सकता है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं मैं कि रात दिन या दिन रात, इन दोनों शब्दों में ही हमने दिन और रात इन दोनों को पास पास रखा है। हमने रात और दिन या दिन और रात दोनों शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल साथ साथ लिखा है और हम इसमें डैश का चिन्ह प्रयोग करते हैं और एक शब्द ये बन गया दिन रात। वह दिन और रात मेहनत करके पास हो गया, या उसने दिन और रात मेहनत की इसलिए पास हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वह दिन रात मेहनत करके पास हो गया। तो दिन और रात को हमने क्या लिखा, दिन रात। लेकिन यहीं हम दूसरे एक और पद का प्रयोग करें, वह निस्दिन तपस्या करता रहा। यह निस्दिन जो शब्द है, ये निशा और दिन, निशा का मतलब भी रात्रि होता है। यहाँ हमने निशा के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो निस किया है। निशा की जगह हमने थोड़ा उसमें रूप परिवर्तन कर दिया, निस्दिन। और यहाँ हाइफन नहीं आएगा, डैश नहीं आएगी। तो रूप परिवर्तन के साथ भी ये शब्द प्रयोग हो सकते हैं, संधि के साथ भी हो सकते हैं और स्वतंत्र रूप में जैसे थे वैसे के वैसे भी प्रयोग हो सकते हैं। तो ऐसे फ्रेजेस जिनको हम संक्षेप रूप में लिखते हैं और एक नया पद बना लेते हैं, उसे हम समास कहते हैं। तो संधि से थोड़ा भिन्न है ये। समास में संधि सम्मिलित है। इसी प्रकार हम संधि जब करते हैं तो उसमें भी कोई समास हो सकता है। जैसे एक आपको उदाहरण दूं मैं आपको कि एक शब्द है चराचर। तो चराचर में संधि है चर और अचर की, इन दो शब्दों की संधि हो गई और ये हो गया चराचर। अब ऐसा एक शब्द और लेता हूं मैं, वो है दीनानाथ। यहां आप दीनानाथ को संधि के रूप में नहीं मान सकते। संधि के रूप में मानेंगे तो क्या बनेगा, दीनानाथ। दीन और अनाथ शब्दों के मेल से दीनानाथ शब्द बना है, जबकि दीनानाथ का अर्थ ये है नहीं। दीन का मतलब भी वही, अनाथ का मतलब भी वही है, जबकि इसका मतलब क्या, दीनों के नाथ। नाथ मीन्स स्वामी। तो दीनों के स्वामी के लिए हमने जो शब्द प्रयोग किया है वो है दीनानाथ। तो ये संधि नहीं है, यहाँ पर समास है। भले ही आपको आ की ध्वनि इसमें नजर आ रही है, दीनानाथ, दीन और अनाथ नहीं है, यहाँ पर दीन और नाथ है और आ हमने आगम ले लिया। यानी कि इस सामासिक पद में हमने एक अतिरिक्त ध्वनि का प्रयोग कर दिया, दीनानाथ। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि रूप परिवर्तन के साथ शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से ये समास का प्रयोग हम भाषा में करते रहते हैं। अब बात आती है कि समास की संरचना क्या है और इसके प्रकार क्या है। समास की संरचना में जैसा मैंने बताया कि एक सामासिक पद बनता है, एक पद बनता है जिसको हम सामासिक पद कहते हैं। और इस सामासिक पद में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दो शब्द रूप परिवर्तन के साथ भी आ सकते हैं, एज इट इज भी आ सकते हैं और संधि के साथ भी आ सकते हैं, इसलिए हम इनको पद ही कहेंगे। तो दो पदों के मेल से बने एक नए पद को हम समास कहेंगे। और ये जो पद नया बनता है इसको हम बोलते हैं सामासिक पद। तो कहने का मतलब है कि एक सामासिक पद में दो पद अनिवार्य रूप से रहेंगे। पहले वाले पद को हम पूर्व पद कह सकते हैं, जैसा कि आपने अन्य
किताबों या पुस्तकों में पढ़ा होगा, और दूसरे को हम बोलते हैं उत्तर पद। इन दोनों का आपस में कोई न कोई संबंध होता है, किसी न किसी रूप से जुड़ते हैं, संधि के द्वारा जुड़ते हैं, किसी विभक्ति आदि का लोप करके ये जुड़ते हैं, एक समूह के रूप में ये जुड़ सकते हैं, साथ साथ लिखे जा सकते हैं। तो इन आधारों पर हम इन सामासिक पदों का नामकरण भी करते हैं। तो जितने तरीके हम अपनी भाषा में जानते हैं, जितने तरीकों से ये सामासिक पद बन सकते हैं, उन्हीं तरीकों के आधार पर इनका नामकरण भी है। यदि हम किसी एक पद को उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग करें और दूसरा पद कोई मूल शब्द हो, या दो शब्द इस तरह से आएंगे उनमें से एक उपसर्ग या प्रत्यय का काम करे, तो उससे हम एक नया सामासिक पद बनाते हैं। और उपसर्ग और प्रत्ययों के प्रयोग से जो नया शब्द बनता है, जो नया सामासिक पद बनता है, वह अपने आप में अव्यय कहलाता है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द, जिसमें मुख्यतः आपके क्रिया विशेषण पद आते हैं। तो आप इसके उदाहरण देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले। जैसे एक शब्द है यथा। यथा का स्वतंत्र प्रयोग आपने कम ही देखा होगा, है ही नहीं, बल्कि उपसर्ग के रूप में ही आता है। और एक शब्द है आपका शक्ति, जिसको आप जानते ही हैं। तो हम इनसे एक बनाएंगे नया शब्द यथाशक्ति। ये एक सामासिक पद है जो किस पदबंध का संक्षेप रूप है? शक्ति के अनुसार, या जैसी शक्ति है, जितनी शक्ति है, इसकी जगह ये सामासिक पद बना है यथाशक्ति। तो शक्ति तो इसमें मूल शब्द था ही, और जितनी शक्ति है, जैसी शक्ति है के अनुसार, इसके लिए हमने एक उपसर्ग के रूप में एक नया शब्द प्रयोग किया है, और वो है यथा। तो यथाशक्ति ये एक सामासिक पद बना। इसी तरह आप देखिए प्रतिदिन, रोजाना होने वाली चीज को हम, हर दिन को हम क्या बोलते हैं? प्रतिदिन। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण होने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रतिक्षण। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, ये शब्द जो बनते हैं, तो इसमें हमने उपसर्ग का प्रयोग किया है प्रति, और मूल शब्द है इसमें दिन, पल और क्षण। इस तरह प्रति उपसर्ग से आप कितने ही शब्द बना सकते हैं, कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये एक सामासिक पद बनता है। प्रति का मतलब यहाँ पर है प्रत्येक, पर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? पर। जैसे प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ऐसे शब्द। तो PER वहाँ भी एक उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ जैसे ये बनता है उपसर्ग की सहायता से, तो एक नया सामासिक पद बन जाता है। ऐसे एक देखिए आप, हम रिपीटिशन कर सकते हैं दो शब्दों का। जैसे धीरे धीरे, ये किस फ्रेज का संक्षिप्त रूप है? किस पदबंध का संक्षिप्त रूप है? धीरे और धीरे। धीरे धीरे के क्रम से इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? धीरे धीरे। धीरे धीरे चलते हुए वह अपने गंतव्य तक पहुंच गया। तो जो धीरे धीरे शब्द हमने, जो रिपीटेशन, जो दो शब्द लगाए हैं, ये क्रिया विशेषण के रूप में है, एक नया पद बन गया। तो ये भी एक अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। ये हमने जो अभी उदाहरण दिए हैं कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, धीरे धीरे। एक ऐसा एक और उदाहरण देता हूं आपको, हाथों हाथ। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पुस्तक होती है, बेस्ट सेलर बुक होती है, उसके लिए क्या लिखा जाता है? पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, कि उसको रुकने का समय नहीं मिला। मतलब इतने ग्राहक थे कि उसको रोकने का समय नहीं मिला, रुकने का समय नहीं मिला। जैसे आई बाजार में, वैसे ही वो उसका विक्रय हो गया। तो हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, इस फ्रेज का संक्षिप्त रूप हो गया हाथों हाथ। तो इस तरह से मैंने आपको उदाहरण दिए कि उपसर्ग, प्रत्यय या रिपीटेशन, शब्दों के रिपीटेशन से जो क्रिया विशेषण शब्द बनते हैं, वे सब पद एक कैटेगरी में आएंगे, और इस कैटेगरी को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ये जो इस तरह से जो हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि उपसर्ग, प्रत्यय शब्दों के रिपीटेशन से जो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करें, से बनने वाले शब्द या सामासिक पद
अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो पहला जो तरीका था हमारा संक्षेप करने का एक पदबंध को, एक वाक्यांश को, वो था उपसर्ग और प्रत्ययों की सहायता से या शब्द के रिपीटिशन से क्रिया विशेषण पदों के द्वारा। उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। पूरा का पूरा पद, इसका नाम अव्ययी भाव क्यों दिया है कि पूरा का पूरा पद एक अव्यय की तरह काम करता है, यानी कि अविकारी शब्द हो जाएंगे ये, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया नहीं रहेंगे ये, तो ये क्या रहेंगे? एक अविकारी शब्द, और जिनमें मुख्य रूप से कौन है? क्रिया विशेषण। उस रूप में ये प्रयोग होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? क्योंकि अविकारी को हम अव्यय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा हमने? समास का क्या नाम रखा है? अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार देखिए एक दूसरा तरीका हमारे पास कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा युग्म के रूप में आएंगे, साथ साथ आएंगे, अलग अलग हैं। अव्ययी भाव में मैंने जैसे धीरे धीरे शब्द बोला था, वो रिपीटिशन है, वो युग्म नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो उसी रूप में चलेगी, क्रम है वो धीरे धीरे का। लेकिन यहाँ दो अलग अलग शब्द है और लेकिन वो हमेशा साथ साथ आएंगे और साथ साथ आकर एक नए सामासिक पद का निर्माण करते हैं। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, जब आप बोलते हैं, आप अपने माता और पिता को एक साथ रखते हैं तो कहेंगे मेरे माता पिता। अंग्रेजी में फादर एंड मदर नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में इसके लिए एक नया शब्द है पेरेंट्स, उसमें दोनों फादर और मदर शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं है, उसके लिए हमने माता और पिता दोनों को साथ साथ रखा और हमने लिखा माता पिता, और बीच में हमने सुविधा के लिए एक डैश लगाया। तो माता और पिता ये एक यूनिट जब बनती है, एक इकाई बन जाती है, तो हम इसको बोलेंगे माता पिता। इसी तरह दिन और रात, दिन रात। इसी तरह हम कहेंगे लाभ हानि, लाभ और हानि। इसमें केवल और का ही प्रयोग नहीं होता, या भी हो सकता है। कई बार विकल्प के रूप में भी एक यूनिट के रूप में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लाभ हानि को हम क्या कहेंगे? लाभ और हानि की बजाय हम लाभ या हानि कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो लाभ होगा या हानि होगी, इसलिए हम कहेंगे लाभ या हानि। तो इस तरह दो शब्द इस तरह से साथ रखे जाएं कि वो एक यूनिट का काम करे, अलग अलग उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, साथ साथ ही उनका मतलब है। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, वह दिन में मेहनत कर रहा था, वह रात में, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक हम दिन रात नहीं कहेंगे साथ साथ, तब हमारा वो आशय प्रकट होगा कि उसने बड़ी मेहनत की, दिन में मेहनत की, रात में मेहनत की, यानी कि दिन और रात दोनों समय, कोई समय उसने गंवाया नहीं, इसलिए हम कहेंगे दिन रात। तो कभी भी दिन अकेला प्रयोग नहीं होगा। ऐसी माता और पिता को जब हम साथ साथ नाम लेंगे तो माता अलग नहीं होगा, पिता अलग नहीं होगा। तो ये जो युग्म के रूप में बनते हैं, यूनिट रूप बनते हैं, इसको हम भाषा में, हिंदी भाषा में कहते हैं द्वंद्व। दो जब एक साथ हो, अलग अलग, आपने द्वंद्व का नाम सुना होगा, जैसे द्वंद्व युद्ध, दो अलग अलग व्यक्ति लड़ते हैं, तब हम उसको बोलते हैं द्वंद्व युद्ध, आमने सामने। तो ऐसे ही ये द्वंद्व जो शब्द है, दो का पर्याय है अलग अलग दो का। तो जब वो एक समूह के रूप में आ जाते हैं, एक यूनिट के रूप में आ जाते हैं, इकाई के रूप में वो प्रयोग होते हैं, तो ऐसे सामासिक पद को हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जब दो के युग्म से, दो अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के युग्म से हम कोई चीज, दो शब्दों को प्रयोग करते हैं, दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं एक युग्म के रूप में, एक यूनिट के रूप में, तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो एक तरीका ये हुआ। इसमें एक उदाहरण और देखो, जैसे कहते हैं खाना पीना। आप कभी भी खाना शब्द अलग नहीं बोलेंगे, पीना अलग नहीं बोलेंगे, ये कंबाइंड यूनिट है और ऐसे ही प्रयोग होती है। खाना पीना, खाना और पीना, खाना भी रहेगा उसमें, पीना, पानी पीना आदि ये भी साथ रहते हैं, इसलिए इसका नाम है खाना पीना। ऐसे इससे एक शब्द बनता है खान पान। ये इसकी शब्द रूप है, खाना से ही खान है, पीने से ही पान है, खान पान। तो शब्द रूप इसमें प्रयोग हुए हैं, इसका मतलब यही है खाना और पीना। तो खाना पीना कह सकते हैं, खान पान कह सकते हैं। खाना पीना ज्यादा आपको स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा होगा, खान पान थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसका खान पान कैसा है। हम आज भी हमारे समाज में जब किसी की पहचान करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान खान पान पर ही जाता है। खाना पीना शब्द इसके लिए यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, खान पान कहेंगे। खाने में क्या क्या ले रहा है, पीने में कैसी आदतें हैं उसकी, तब हम कहेंगे खान पान कैसा है। तो इस तरह से ये जो शब्द बनते हैं द्वंद्व वाले, इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास।
ऐसे ही एक तीसरा तरीका है कि हम समूह बनाएंगे। संख्यावाचक शब्द होगा एक पद, और दूसरा होगा मूल शब्द, कि किन चीजों का हम समूह बना रहे हैं, एक जैसी चीजों का। देखिए ध्यान से कि द्वंद्व में हम दो अलग अलग चीजें ले रहे थे, तब एक यूनिट बनती है, लेकिन अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक ही चीज की समाहार, एक ही चीज, एक ही वस्तु का, एक ही जैसे लोगों का, एक जैसे भावों का हम इकट्ठा करते हैं उनको। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की संख्या में हो सकते हैं। तो ये जो तरीका है छोटा करने का, संक्षेप करने का, इसमें क्या होगा कि एक शब्द हम संख्यावाचक लेंगे। जैसे संस्कृत में आपने पढ़े होंगे एक, द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंचम, तो इनका कोई न कोई रूप उसमें प्रयोग होगा, और दूसरा जिसका हम समूह बना रहे हैं वो। तो जैसे एक आपने शब्द पढ़ा होगा त्रिलोक, तो लोक के साथ हमने त्रि शब्द पढ़ा है, तो त्रिलोक का मतलब होगा 3 लोक, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समाहार। समाहार का मतलब भी इकट्ठा करना, समूह ही है। तो एक जैसी चीजें जब इकट्ठी हो रही हैं संख्या में, तो एक से अधिक संख्या में, कई बार एक संख्या के लिए भी हम इस समास का प्रयोग करते हैं। जैसे इकलौता, एकल से इकलौता शब्द बना है, एक ही है, जो एक की इकाई को भी हम समास में ले सकते हैं, इकलौता शब्द। तो जहां संख्यावाचक शब्द के द्वारा एक जैसी, एक ही चीजों का, एक ही वस्तुओं का समूह बनाया जाए और एक शब्द के रूप में उसको प्रयोग किया जाए, तो उसको कहते हैं हम द्विगु समास। इसका नाम ही देखिए द्विगु से पड़ा है। द्विगु मतलब 2 गायों का समूह। तो इसका नाम ही आप समझ जाएंगे कि संख्यावाचक शब्दों के द्वारा, मतलब उसमें एक पद जो है संख्यावाचक रहेगा आपका। हिंदी में भी ऐसे संख्यावाचक हैं और संस्कृत के भी। ये दरअसल उपसर्ग के रूप में होते हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि समूह बनाते हैं इसलिए ये द्विगु समास में आएंगे। त्रिलोक, अभी जैसे मैंने बताया था आपको। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। चौराहा, 4 राहें, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। इस तरह से ये जो चीजें बनती हैं, ये जो शब्द बनते हैं, ये सब कहलाते हैं द्विगु समास के अंतर्गत। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। एक नया नाम है आपके लिए, कर्मधारय समास। इसमें जो 2 शब्द, एक सामासिक पद में जो 2 शब्द बनते हैं, जो मिलाते हैं, वो इस तरह से मिलाते हैं हम कि एक शब्द दूसरे की विशेषता प्रकट करेगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी सामासिक पद में 2 पद होते हैं, तो उन दोनों पदों में से यदि कोई एक दूसरे की विशेषता, दूसरे के विशेषता के रूप में प्रयुक्त होता है, विशेषण विशेष्य बोलते हैं दरअसल भाषा में इनको, कि एक विशेषण है दूसरा विशेष्य है, या उपमान उपमेय है, या रूपक है, कि कोई एक उपमान दूसरे उपमेय का रूप धारण कर ले, या उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, विशेषण विशेष्य का रूप धारण कर ले, तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो सकता है, उपमेय उपमान का संबंध हो सकता है, या रूपक, या उसमें रूपक का प्रयोग हो सकता है। दोनों उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य एक रूप हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को जब हम इकट्ठा करते हैं, ऐसे 2 शब्दों के द्वारा जब हम किसी पदबंध को संक्षेप करते हैं, तो इस तरह बने हुए सामासिक पद कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे आपने शब्द देखा होगा नील कमल। आप देखिए कमल जो शब्द है, इसकी विशेषता के लिए हमने आगे एक नील शब्द लगाया हुआ है, और नील किसका रूप है? नीला का। तो हम ये जो पदबंध है, ये क्या होगा? नीला है जो कमल, उसके लिए हमने नील कमल शब्द लिखा है। इसी तरह आप देखिए चरण कमल। अब यहां देखिए, आप यहां रूपक बनेगा, वहां विशेषण विशेष्य था, यहां रूपक है। चरण कमल, चरणों के रूप में कमल। चरण ऐसे हैं जो कमल जैसे, मतलब कोमल, कमल जैसे कोमल चरण, तो चरण ही जैसे कमल बन गए हों,
तो चरणों के रूप में कमल, कमल जैसे कोमल होता है वैसे ये चरण किसी, हम जैसे अपने भगवान आदि जो हमारे इष्ट देव हैं, श्री कृष्ण हैं, राम हैं या अन्य आराध्य देव हैं, उनके हम चरण कमलों में अपना सिर नवाते हैं। हम अपने गुरुजनों के चरणों को भी कई चरण कमल कहकर उनको नमन करते हैं, तो हम उनमें कमल की छवि देखते हैं, पवित्रता। तो इसलिए शब्द बना चरण, चरण रूपी कमल। एक और उदाहरण देखिए इसमें, एक और उदाहरण देखिए इसमें, हतभाग्य। हाँ आ रहा हूं। एक और उदाहरण देखिए इसमें, जैसे एक शब्द आता है बड़ा प्रसिद्ध है, महात्मा। तो महात्मा जो शब्द बना है वो कैसे बना है, देखिए एक शब्द है आत्मा और उसके साथ हमने लगाया महा, यानी कि महान है जो आत्मा, उसको हम क्या बोलते हैं, महात्मा। तो एक विशेषण एक विशेष। ऐसे एक शब्द है चंद्रमुख, मुख के रूप में चंद्रमा, या चंद्र जैसा सुंदर मुख, में उपमान भी ले सकते हैं और रूपक भी ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ऐसे जो शब्द बनते हैं जहां विशेषण विशेष उपमान उपमेय या रूपक का प्रयोग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। इसके बाद एक और तरीका है कि दो शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप करके हम जो शब्द बनाते हैं नया, वो भी एक तरीका है और उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। इसमें जितनी भी हमारी विभक्तियां हैं उसका लोप करके नए शब्द बनते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था रसोई के लिए घर, उसको हम के लिए विभक्ति का बीच में से लोप कर देंगे और शब्द बनेगा रसोई घर। इसके बाद और उदाहरण देखिए, वन गमन, वन को गमन, हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, धनहीन, धन से हीन, विचार मग्न, विचारों में मग्न। इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें विभक्तियों का लोप होता है, और आप जानते हैं हमारी विभक्तियां कितनी हैं, कारकों के अनुसार हमारी विभक्तियां हैं, उसी अनुसार जिस जैसी विभक्ति का लोप होगा वैसा ही वो तत्पुरुष कहलाएगा। अगर वो कर्म विभक्ति का लोप होता है तो कर्म तत्पुरुष, कर्ण विभक्ति का लोप होता है तो कर्ण तत्पुरुष, अपादान का होता है तो अपादान, संप्रदान का होता है तो संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण का होता है तो अधिकरण, संबंध का होता है तो संबंध तत्पुरुष। जैसे हम कहेंगे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। तो ऐसे ये विभक्तियों के लोप होने से जो नए सामासिक पद बनते हैं उनको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। और अब अंतिम जो है, ये जितने भी समास हमने पढ़े हैं, जिन पे चर्चा की है हमने, इनमें से ये होते हुए भी ये अर्थ नहीं देंगे। मतलब मैंने बताया कि शब्दों के संक्षेप में शब्दों का जो आपसी संबंध है, जो नेचुरल हमने बताया, अविभाव में आपने देखा उपसर्ग और प्रत्यय रहते हैं और पूरा पद जो अव्यय का काम करता है। द्वंद्व समास में दो अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन साथ साथ हमेशा प्रयोग होते हैं, वो उनके साथ साथ में उनकी सार्थकता है, द्वंद्व के रूप में प्रयोग होते हैं। संख्यावाचक शब्द के द्वारा एक ही चीज का समूह जब बनता है, समाहार जब बनता है, तो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। विशेषण विशेष्य के साथ जो शब्दों का संबंध होता है वो कर्मधारय के अंतर्गत आ जाता है, और विभक्ति का लोप होने जो बनते हैं वो तत्पुरुष बन जाते हैं। लेकिन इन संबंधों के अलावा ये संबंध प्रकट न करके कोई और ही अर्थ अगर उसका निकले तो फिर ऐसे समास को हम क्या कहेंगे। जैसे अभी मैं बताऊंगा त्रिनेत्र, आप आसानी से कह सकते हैं कि तीन नेत्रों का समूह ना। त्रिनेत्र का मतलब है तीन नेत्र हैं जिसके, सबके तो नहीं होते, तीन नेत्र आपने देखे भी नहीं होंगे। ये कोई काल्पनिक हमारी भावभूमि में हमने कोई चीज कल्पित की है, कोई प्रतीक है हमारा, तो हम इसका कैसे विग्रह करेंगे। सामासिक पद को जब हम खोलते हैं तो विस्तृत पदबंध के रूप में, तो हम उसको बोलते हैं विग्रह। तो हम कहेंगे त्रिनेत्र, तो ये किसका
किस पदबंध का शॉर्ट रूप होगा? 3 नेत्र हैं जिसके। अब हमें वो ढूंढना पड़ेगा हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक परिपाटी में, परंपरा में, कि त्रिनेत्र हम किसको कह रहे हैं। तो 3 नेत्रों का समूह नहीं है यहाँ, इसका अर्थ मतलब द्विगु समास के अंतर्गत नहीं है ये। अगर इसका मतलब होता 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समाहार, तो हम इसको कर सकते थे, लेकिन ये तो इसका मतलब ही नहीं निकला। इसका अर्थ तो होता है 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति है, कोई प्रतीक है हमारा, और वो है शिव। तो इसका अर्थ 3 नेत्र समाहार नहीं, 3 नेत्रों का समाहार नहीं, बल्कि क्या अर्थ निकला? शिव। तो हमने एक शब्द इसमें देखा ध्यान से, जिसके, अर्थात ये किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है। त्रिनेत्र किसी की विशेषता है, और वो है हमारे लिए कौन? शिव। तो इस तरह से आप देखिए कई शब्द ऐसे आपके ध्यान में होंगे, आपने खूब पढ़ा होगा लंबोदर। अब उदर और लंबा, लंबो का मतलब, अब इसमें संधि हुई है, लंबा प्लस उदर, और समास के रूप में इसका क्या विग्रह होगा? अगर इसका विग्रह आप ये करते, लंबा है जो उदर, यानी किसी का भी पेट लंबा हो उसको हम लंबोदर कह सकते हैं ना। हमारे यहाँ लंबोदर जो शब्द है वो विशेषता के रूप में प्रयोग होता है, और हम इसको बोलते हैं लंबा है उदर जिसका, बड़ा पेट है जिसका। और ये प्रतीक है हमारा, हमारे साहित्य और संस्कृति में एक प्रतीक है। और आप सब जानते हैं किसके प्रतीक हैं? ये गणेश के। तो लंबोदर हम गणेश को ही कहते हैं, हर लंबे पेट वाले, बड़े पेट वाले को लंबोदर नहीं बोलते हम। तो लंबा उदर, ये संबंध तो समाप्त होके, विशेषण विशेष का संबंध समाप्त होके क्या बन गया? ये किसी अन्य की विशेषता बन गया है पूरा शब्द लंबोदर। तो गणेश का पर्याय हो गया ये। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ये जो इस तरह से हम संक्षेप करते हैं, विग्रह करते हैं और नाम लेते हैं इसका, तो हो जाता है इसका नाम बहुव्रीहि समास। ऐसे आपने पढ़ा होगा नीलकंठ शब्द है। अब कर्णधारे के अनुसार तो इसका क्या बनाओगे? नीला है जो कंठ, मतलब जो भी कंठ नीला है उसको हम नीलकंठ कह सकते हैं ना। इसका ये अर्थ नहीं होता। इसका विग्रह क्या होगा? नीला है कंठ जिसका। अब ये फिर हमें अपनी साहित्यिक परंपरा में या सांस्कृतिक परंपरा में ढूंढना पड़ेगा। ये प्रतीक है हमारा एक। कहते हैं कि शिव जी ने जहर पिया था और जहर से उनका कंठ नीला पड़ गया। ये कल्पना है हमारी, काल्पनिक प्रतीक है हमारे, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, जिनको हम पूजते आए हैं, और उसके लिए हमने नाम दे रखा है शिव। तो नीला है कंठ जिसका, तो जिसका शब्द प्रयोग करते ही हमें ये लगता है कि किसी अन्य अर्थ को द्योतित करेगा, किसी अन्य की विशेषता प्रकट करेगा। तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये इसका विग्रह नहीं हुआ, जबकि विग्रह क्या हुआ? नीला है कंठ जिसका, कोई तीसरा, और वो है हमारे लिए शिव। तो ऐसे बहुव्रीहि समास हो गए। ऐसे आप देखिए दशानन, 10 आननों का समूह ना, 10 मुखों का समूह करके हम दशानन नहीं बोलते। ये भी किसी की विशेषता है, किसी खास के लिए शब्द प्रयोग होता है। 10 हैं आनन जिसके, आनन माने मुख, 10 हैं मुख जिसके, और वो हमारी साहित्यिक परंपरा में कौन है? रावण के लिए प्रयोग होता है। तो ये भी बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। ऐसे चक्रपाणी, हाथ में जिसके है चक्र, जिसके, ये जिसके जो शब्द है, जो जिसके, ये इसका मतलब क्या होता है? ये किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। तो चक्रपाणी, चक्र है हाथ, पाणी में, पाणी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है? विष्णु। तो ये भी तृतीय अर्थ के लिए गया। इसी तरह एक शब्द है मंद बुद्धि। आप देखिए, बुद्धि है जो मंद, यानी कि बुद्धि की विशेषता मंद, कम। अगर ये इसका अर्थ है नहीं, अर्थ क्या होता है इसका? जिसकी बुद्धि है मंद, मंद है जिसकी बुद्धि। तो थर्ड, यानी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो, जिसको हम कहते हैं रिटार्टेड, मेंटली रिटार्टेड जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, विशेष योग्यजन जो होते हैं, जिनमें मस्तिष्क का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता, मंदबुद्धि कहते हैं। हम व्यंग्य में भी मंदबुद्धि बोलते हैं। जो अपनी सामान्य बुद्धि से नहीं सोच पाता, मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है, उसके लिए हम ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यंग्य रूप में करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से सबको परेशान करता है, समझता नहीं है चीजों को सही ढंग से, उसको हम क्या बोलते हैं? मंदबुद्धि, अर्थात मंद है जिसकी बुद्धि। तो ये भी थर्ड उसके लिए गया, अर्थ के लिए गया। तो ये भी क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी भाषा में सामासिक पद बनाने के 6 तरीके हमने खोजे हैं, और यही मान्य भी हैं। ज्यादातर हमारे सामासिक पद जो हैं इन्हीं 6 तरीकों से बन जाते हैं। हर शब्द, हर सामासिक पद इन्हीं 6 में से कहीं न कहीं होता है।
थोड़ी सावधानी से इनको समझने पर हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात है कि उसका विग्रह हम कैसे कर पा रहे हैं। जिस रूप में वो प्रयोग होता है वैसा ही उसका विग्रह होना चाहिए। विग्रह एक बार हो गया तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि ये अव्यय है, ये द्विगु के रूप में है या द्वंद्व के रूप में है, ये कर्मधारय है या बहुव्रीहि है, ये तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है। तो कोई भी इन पहले 5 समासों में से कोई भी बहुव्रीहि हो सकता है अगर वो तीसरे अर्थ के लिए प्रयोग होता है तो। कई शब्द ऐसे हैं, कई सामासिक पद ऐसे हैं जो दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, उससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा चतुर्भुज, चतुर्भुज को आपने देखा होगा एक आकृति है, सामान्य इसका अर्थ है 4 भुजाएं, 4 भुजाओं का समूह। अगर ये आकृति के लिए शब्द है, करते हैं हम आकृति के लिए भी करते हैं, मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में हम करते हैं इसका प्रयोग, तो ये कर्मधारय ये द्विगु समास हो गया, क्योंकि उपसर्ग लगा है ना, संख्यावाचक, और उससे समूह बना है, भुजाओं का समूह। लेकिन 4 भुजाएं हैं जिसकी, अगर हम इसको साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा में देखें, चतुर्भुज रूप आपने देखे होंगे हमारे यहाँ, ऐसे ही पंचानन 5 मुखों वाले, 5 मुख हैं जिसके, तो चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी। अगर ऐसा विग्रह करेंगे तो ये संदर्भ देखा जाएगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुव्रीहि में भी आ सकते हैं, द्विगु में आ सकते हैं, जो बहुव्रीहि में आ सकते हैं और कर्मधारय में आ सकते हैं, जो बहुव्रीहि में आ सकते हैं और तत्पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुव्रीहि और अन्य समासों का अंतर समझ सकते हैं। थोड़े से प्रयास से इस जटिल लगने वाले इस विषय को हम समझ सकते हैं। और भाषा में समास का प्रयोग तो आप जानते ही हैं, कविता में खासकर बिहारी को इसका बड़ा श्रेय दिया जाता है। उसने अपने छोटे छोटे दोहों में कितने बड़े भाव भर दिए थे, वो सब उनकी सामासिक पदावली के कारण ही संभव हो पाया। जितने भी बड़े अच्छे लेखक हुए हैं वो समासों का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं। आप हिंदी में भी ऐसे बहुत बड़े लेखक हुए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह, बिहारी का जैसे नाम आपने मैंने लिया है, और भी ऐसे बहुत सारे कवि और हैं जिन्होंने सामासिक पदावली का अच्छा प्रयोग किया है। और समास संक्षेप, जब संक्षेप होगा तो भाषा में अपने आप ही सहजता आएगी। शॉर्ट रूप, अच्छा रूप सबको अच्छा लगता ही है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान देकर समास जैसे द्रुह लगने वाले, द्रुह है नहीं, लगता है, ये जो कंफ्यूजन जो मैंने 2-4 बताए थे, इनका बस विशेष ध्यान रखना है। बाकी बड़ा आसान है, बस तरीके ध्यान रखिए कि किस तरह संक्षेप होता है, तो हम समास को आसानी से समझ सकते हैं। अगले ऑडियो लेक्चर में हम किसी अन्य टॉपिक पर विचार करेंगे। धन्यवाद।